मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। यकीनन आज के दिन हमने नहीं बुलाया। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस लीडर की याद से जिसने अपना सियासी करियर शुरू किया सक्खर जेल की कैद तन्हाई से। जिला वतनी काटी, भाइयों का कत्ल देखा, खावन को तवील कैद में देखा, बेरहम ऑपोजिशन देखी, मगर वो कभी हारी नहीं। अगर इनको किसी ने हराया तो वो मौत ने हराया। बेनज़ीर भुट्टो आज के दिन 9 बरस पहले लियाकताबाग में भरे हजूम में गोलियों और बम धमाके में जान बहक हुई। अब तक उनके मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है और आज गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर के लवाहिकीन ने खूब सियासत की। सेनेट ने ऑपोजिशन का पैनामा बिल पास कर दिया है और अगर आपने नेशनल असेंबली में इस बिल को पास करने में कोई रुकावट डाली तो फिर आपको ऑपोजिशन का एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। हमने सीसी में मशवरा करना है और डिबेट करना है, लेकिन प्रिंसिपली फैसला तो हुआ है कि हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 नमाज मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती गासिबों का कब्जा खत्म करने के लिए, गासिबों का कब्जा खत्म करने के लिए तख्ते जाती उम्रा की बादशाह खत्म करने के लिए इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। जो हमारे चेयरमैन ने आपसे बातें की हैं वो सब जमहूरी बातें हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं रोडों पे आके और पार्लियामेंट पे हमला कर दूंगा और मैं आपको दफन कर दूंगा जिस तरह कोई और लीडर कह रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा। हाँ, हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे, हम जमहूरी हक अपना लेंगे, हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट्स में जाएंगे, हम कोर्टों में जाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग। जी नाजरीन, बहुत जल्द आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्लियामेंट के अंदर देख सकेंगे। बाय इलेक्शंस होंगे जिसके तहत वो फिर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। और आपको पता है कि सिर्फ 1 साल रह गया है पार्लियामेंट का। 2018 इलेक्शन का साल बताया जा रहा है। ये भी कुछ दानिश्वर कह रहे हैं कि 2017 भी इलेक्शन हो सकता है। हमारे साथ हैं स्टूडियोज में इस वक्त JUIF के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी। आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शौकत यूसुफजई ने। और फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। लड़काना से आप हमें ज्वाइन करें। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम गांव गांव शहर शहर जाएंगे, तो जब आप ये मोमेंटम बिल्डअप करते हैं और स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाते हैं तो साथ साथ आप पार्लियामेंट के अंदर भी आ रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना आपकी प्रायोरिटी होगी या कि पार्लियामेंट के बाहर? पार्लियामेंट के अंदर तो हम पहले भी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो हमने पहले कहा था कि अगर 4 डिमांड्स ना मानी गई तो हम सड़कों का रास्ता इख्तियार करेंगे। जाहिर है ये जो हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जलसे जुलूसों का ऐलान किया है, और जब बिलावल साहब ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि मियां साहब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि हम मजदूर को उजरत, किसान को कीमत, नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा। और उन्होंने बाकायदा नाम लेके कि सिंध वालों को कहा है कि सिंधियों उठो,
पंजाबियों उठो, पख्तूनों उठो, बलोचों उठो, कश्मीरियों उठो, मैं फैसला कुन जंग करने के लिए मैदान अमल में आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि मियां साहबान की जो बादशाहत है, इनकी जो आमरीत है, इनके जो शाहाना फैसले हैं, उसके खिलाफ ऐलान तबल हमने बजा दिया है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, बसरा साहब ये बताइए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि इसकी कोई डेडलाइन है कि आप लॉन्ग मार्च कहाँ करेंगे, और लॉन्ग मार्च क्या आप इस्लामाबाद के ऊपर करेंगे या लाहौर में करेंगे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सवाल जरूर करेंगी, लेकिन अब मैं वही जवाब देने लगा हूँ कि हम तमाम अपोजिशन जमातों से तकरीबन राब्ता कर चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हो चुकी है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज हमारे इस अवामी राब्ता मुहिम को और सड़कों पर निकलने की को खुशामदीद कहा है। बाकी जमातें हैं, हमारी ख्वाहिश है कि कंटेनर बिलावल साहब जो लेकर निकल रहे हैं, हमारे राइट साइड पे इमरान खान हो, मौलाना सिराजुल हक साहब हो, हमारे साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब हो, एमकेएम हो, वहां पर एएनपी हो, ताकि हम सब लोग इकट्ठे निकलें। और इकट्ठे निकल के आपने कहा कि किधर से निकलेंगे, ये चीजें आपको डिसाइड किस लिए करने वाली हैं कि आज हमारी डेडलाइन खत्म हुई, आज हमने अपने लाएअमल का ऐलान कर दिया। अब सिर्फ बाकी जमातों से हम कंसल्ट कर रहे हैं कि वो कौन सी जमातें हैं जो, और खास तौर पे इमरान खान साहब ये कहते थे कि आपकी बारियां लगी हुई हैं, आप इनके साथ मिले हुए हैं, आप बाहर नहीं निकलते। अब हम इंशाल्लाह इन सबको साथ लेकर निकलेंगे। अगर ये साथ ना भी कोई दोस्त ऐसी को उनकी मजबूरी हुई कि अपना कंटेनर लाना चाहते हो या अपनी अलग पॉलिसी देना चाहते हो, हम इंशाल्लाह इसका रोड मैप आपको बहुत जल्द दे देंगे। कोई डेडलाइन नहीं आपने डिसाइड की कि ठीक है हम फ्लानी डेट को हम एक धरना करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, जिस तरह आपने बताया? जी मुनीर, मैं बताता हूँ, हम रैलीज करेंगे, हम बड़े बड़े जलसे करेंगे, और जो लॉन्ग मार्च की बात करें, एंड ऑफ द डे यही होगा ना, जिस तरह मियां साहब ने पूरे निजाम को हाईजैक कर लिया है, यहाँ पर इदारे उनके जर खरीद गुलाम बन गए हैं, यहाँ पे मियां साहब जो है वो बादशाह सलामत की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे यही होगा कि हम लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ ही निकलेंगे ना। लेकिन और कब निकलेंगे ये नहीं मालूम। क्या है उसका मकसद, क्या है उसका मकसद? ये है कि मकसद आप लोग बार बार बयान कर चुके हैं, अवाम जानना चाह रही है कि कब निकलेंगे, डेट क्या होगी? हमारा इतना प्रेशर मोबिलाइज कर दें कि इनको इलेक्शन 2018 की बजाय 2017 में करवाने पड़े। हम तौबा नाउज़ बिल्लाह पार्लियामेंट पे हमला करने नहीं आ रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। लेकिन मियां साहब जमहूरियत नहीं है, मियां साहब ने जमहूरियत को बदनाम कर दिया है, सियासत को बदनाम कर दिया है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि इस वक्त आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शौकत बसरा साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, दोनों शौकत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और आपकी क़यादत ने कहा था कि एक दफा जब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ऐलानात कर देंगे तो फिर हम अपना अगले का लाए अमल जो है वो बयान करेंगे। अब बताइए, वो ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कब करेंगे अभी हम डेट को जाहिर नहीं करना चाह रहे, मगर आपको वो कह रहे हैं कि आप अपना कंटेनर उनके साथ रखें। तो ये कंटेनर, कौन सा कंटेनर आगे होगा और कौन किसकी क़यादत में इनके खिलाफ जद्दोजहद करेगा, हुक्मरान जमात के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात ये है कि मुझे कोई संजीदगी नज़र नहीं आई है उनके तकारीर में, और ना ही ऐसा कोई उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि वो कोई बहुत बड़े एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक तरफ ऐलान किया इलेक्शन कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जाने के लिए वो तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ को 3.5 साल तो दे चुके हैं ना, 3.5 साल बाद उन्होंने एक लाएअमल का ऐलान किया है। कोई डेडलाइन नहीं, कोई जगह का तयन नहीं, जलसे जुलूस इसलिए करने हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं। ये इलेक्शन की तैयारी है उनकी, और कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये कभी भी देखें, अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बादशाह, आप इनके शाना बशाना नहीं खड़े होंगे। ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, क्या आप इनके शाना बशाना नहीं खड़े होंगे? कहेंगे कि चलें जी सारी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस मिलके एक एहतजाज करें। आप तो यही चाहते थे कि एहतजाज हो और मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब हो, तो आप नहीं समझते कि आप उनके साथ खड़े होंगे? देखें, अगर एक पॉइंट एजेंडा है जी कि एहतसाब हो और सबका हो जी, नवाज शरीफ से लेके आसिफ जरदारी जितने भी हैं, क्योंकि करप्शन तो दोनों पार्टियों ने की है। अच्छा। ये तो नहीं हो सकता है कि हम एक को माइनस कर दें, दूसरे को कहें जी आपका एहतसाब हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि एहतसाब सबका हो, चाहे हमारे अंदर है, चाहे JUI में है, चाहे मुस्लिम लीग में है, चाहे PTI में, सबका एहतसाब होना चाहिए। और उसके लिए अगर एक पॉइंट एजेंडे पे ये एहतजाज के लिए निकलते हैं या कुछ भी करते हैं,
तो वो तो सही है, उस पर तो ग्रैंड अलायंस बन सकता है। लेकिन अगर कोई अपना सिर्फ इसलिए ग्रैंड अलायंस बनाना चाहता है कि जी हम बड़ी पार्टी हैं, हम असली अपोजिशन हैं, तो वो तो सारी दुनिया ने देख लिया कि अपोजिशन कौन है, कौन लोग अपोजिशन करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को किसने बादशाह सलामत बनाया? अच्छा शौकत साहब इजाजत दीजिए, यहाँ पे जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, एक तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, मगर दूसरी तरफ से हमने देखा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी आ रहे हैं। जाहिर है वो आपके लिए खुशाइन बात है कि पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज होगा। उनकी डिमांड ये है कि जो पनामा केस जो है और उसका जो सेनेट में बिल है उसके अंदर आप कोई रुकावट ना खड़ी करें और वो पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली में भी पास हो जाए। तो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस डिमांड को मानेंगे और ताउन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस बिल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम दिन था इस लिहाज से, और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दिनों से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि शायद आसिफ जरदारी साहब मुल्क में आए हैं तो वो बहुत ही आम बात करेंगे। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल में कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जमहूरियत में यकीन रखने वाले आदमी हैं और वो पार्लियामेंट को और जमहूरियत को मजबूत करेंगे और हमारे मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मुझे खुशी है आज कि उन्होंने आज फैसला किया है कि वो भी और बिलावल भुट्टो दोनों को वो पार्लियामेंट में का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब 3-4 महीने में इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन होने के बाद वो आएंगे इंशाल्लाह पार्लियामेंट में हिस्सा बनेंगे। और आज के बाद उन्होंने एक जवाब दे दिया पाकिस्तान की कौम को कि मुकर्रर वक्त 2018 में इलेक्शन होंगे, हम जरूर अपोजिशन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अपोजिशन हम पार्लियामेंट के अंदर अपने जाकर बात करेंगे। तो ये एक जमहूरी तरीका है, एक जमहूरी रवायात है। लोग चले आपने खैर मकदम कर दिया, मगर अब्बासी साहब तरीका कार होता है जी, मगर अब्बासी साहब इस बात पे जरूर बात करिएगा कि जो उनकी आपसे तवक्कुआत हैं, जो बिल जो पास होना है पार्लियामेंट में, क्या आप उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके बिल पास कर सकेंगे? चूंकि मेजॉरिटी तो आपकी है ना सर। देखिए, मैं उस हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है। आसिफ अली जरदारी साहब उस पार्टी के हेड हैं, जो उनसे बातें की उसे करें। बाकी बिलावल भुट्टो साहब को किसी पंजाब के लीडर ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने एक लिख के तकरीर दे दी है, वो जाहिर एक मजमा होता है, एक माहौल होता है। आप इस तरह का जब कन्वेंशन होता है तो अपने वर्करों को या जज्बाती बनाने के लिए तकरीर की है। वो बिलावल साहब का कहीं मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी तकरीर में खुद ही कह दिया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से वो बिल पास हो गया है और आगे उसमें बात होगी, पार्लियामान का हिस्सा है, नेशनल असेंबली में लोग बात करेंगे, उसमें तकरीरें करेंगे और जो नेशनल असेंबली के मेंबर बेहतर समझेंगे वो उस पर बात जरूर करेंगे। ठीक है, वो हमारे साथी हैं, वो सियासी जमात है, उनको हम हर वक्त सुनने के लिए तैयार हैं। पंजाब के लीडर ने उनको तकरीर लिख के दी है। अब्बासी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मजबूती आएगी। पंजाब के लीडर ने उनको तकरीर लिख के दी है, आप किस की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी खास कितनी तरफ इशारा करता, लेकिन यहाँ दो सोच है, एक पंजाब की है और एक जरदारी साहब की सोच है, जो सिंध की सोच। असल सोच वो है जो आसिफ अली जरदारी साहब सोच रहे हैं। वो अदारा का इस्तेकाम चाहते हैं, वो जमहूरियत का इस्तेकाम चाहते हैं। वो समझे कि मिलकर इस मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, यकीन है कि जो बातें और आज दे दी आसिफ अली जरदारी साहब ने कि पीपल्स पार्टी का मैं खुद लीडर हूँ और आइंदा फैसले भी मैं खुद किया करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमदुल्ला साहब भी हैं और JUI की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके लीडर कहता हूँ हाफिज साहब को, उनके लीडर भी समझते हैं कि बहुत बड़ी मेहरबानी यहाँ पे जमहूरियत हो। मगर हमदुल्ला साहब ये चाहते हैं कि 2017 के अंदर प्रेशर इतना बिल्ड हो कि 2017 के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। ठीक है, ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस कब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती है कि इलेक्शन 2018 से पहले हो जाए, क्योंकि ये मिसा की जमहूरियत का तकाजा है नहीं। मिसा की जमहूरियत असल नाम है मिसा की मुफाहमत का, और मुफाहमत की सबसे बुनियादी बड़ी नुक्ता यह है कि मैंने 5 साल पूरी करनी है, बेशक आप अपोजिशन करें। जब आपकी बारी आएगी आप अपनी 5 साल पूरी कर लें, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है। तो आपको लगता है कि वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, अवाम को झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अवाम को वो पता नहीं झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा ना कि 2017 के अंदर हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाए, इतना प्रेशर बिल्डअप करें कि 2017 के अंदर इलेक्शन हो जाए। ये हम बहुत आईनी गलती कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी आईनी गलती कर रही है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती की बात करती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की मजबूती और इस्तेहकाम की बात करती है। मुझे बताया कि क्या वक्त से पहले इंतखाबात, एक पार्टी को आवाम ने मैंडेट दिया है 5 साल के लिए और दूसरी अपोजिशन की बड़ी पार्टी कह रही है कि मैं वक्त से पहले इंतखाबात चाहती हूँ,
और मैं एक माहौल बनाऊंगा कि वक्त से पहले इंतखाबात हो। वो मैंडेट आईनी जो आवाम ने 5 साल के लिए एक पार्टी को दी है हुक्मरानी करने के लिए, आप वक्त से पहले उनसे छीनना चाहते हैं, इससे तो आईन कमजोर होगा। एक सियासी माहौल भी तो बन गया है ना पनामा केस की वजह से। आपको क्या लगता है कि अर्ली इलेक्शंस होंगे या आपको लगता है कि इलेक्शंस 2018 से भी ज्यादा आगे जा सकते हैं? देखिए, मैं एक मेरी अपनी दानिश है, दूसरी बात यह है कि इलेक्शन 2018 में होंगे, एक बात। दूसरी बात यह, अगर पानामा की डोर किसी और के हाथ में है, फिर ये इलेक्शन 2018 में 50-50 चांस से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फिर कब होंगे? फिर ये होगा, एक फैसला आएगा, फैसले में ये होगा कि पहले एहतिसाब, उसके बाद फिर इंतखाब, फिर सारी पार्टियां आउट, पहले एहतिसाब होगा, तमाम पार्टियों के खिलाफ जहां जहां भी करप्ट अनासर है, जहां जहां भी करप्शन है, वो माजी का करप्शन है या आज का करप्शन है, फिर सबका एहतिसाब होगा। और एहतिसाब कौन करेगा? मैं आता हूँ इस बात पर। इसलिए अभी एक पार्टी भी एहतिसाब नहीं चाहती है। पीटीआई एहतिसाब नहीं चाहती है, लेकिन एहतिसाब चाहती है पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी एहतिसाब चाहती है, लेकिन एहतिसाब नहीं चाहती है अपने आप की, अगर चाहती है तो पीएमएलएन की। सियासत दोनों एहतजाज करना चाहती है पंजाब में, न कोई सिंध में, न कोई खैबर पख्तूनख्वा में। करप्शन के खिलाफ न खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई हो रही है। आपका कहना यह है कि क्योंकि कोई एहतिसाब नहीं चाहता, इसलिए शायद इलेक्शंस 2018 से भी बाद में हो और पहले एहतिसाब होगा, फिर इलेक्शंस होंगे, फिर इंतखाब होंगे। मगर ये 50-50 चांस है, मैं ये कहता हूँ, ये 50-50% आपके पास काफी खबरें होती हैं। लेकिन एक बात ये है कि मैंने वक्फा लेना है। ये एहतिसाब की जंग नहीं है, ये इख्तिदार की जंग है। ये बात तो सच है। इस पे हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शौकत साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आज उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि चौधरी निसार साहब के खिलाफ वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तौहीन अदालत का केस सामने लेके आएंगे। जो जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर तनकीद की थी चौधरी निसार ने, और उसके रद्द अमल में वो कहते हैं कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। अब इस केस की पैरवी एतजाज एहसन साहब करेंगे, आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या मौकफ है? देखिए, मुझे नहीं पता है कि हमारी पार्टी ने इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार, क्योंकि मुझे इस पे कोई बात नहीं की है मैंने पार्टी के साथ। लेकिन देखिए, इससे बड़े इश्यूज़ हैं। अभी तो जो इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था हमारा पानामा के हवाले से, उस पानामा के इशू को हटा के दूसरा इशू लाना मेरे ख्याल से कोई वो बात मुझे अच्छी बात नहीं लग रही। क्योंकि देखिए, मुझे तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं दोनों। अब और साथ मौलाना साहब की जुमात मिली हुई है, आपको पता है। मौलाना साहब बैठे हैं, लेकिन खुशकिस्मती है, बदकिस्मती से हुकूमत जिसकी भी हो इनका काम हो जाता है, ये एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। ये भी शायद हो सकता है जमहूरियत का कोई वो हो, फ़ायदा हो इनको। लेकिन देखिए, एहतसाब की बात है, दूसरों की नीयत पे कैसे शक किया जाता है। इंसान, अल्लाह ताला कहता है आप कोशिश करें, वो कोशिश नज़र भी आनी चाहिए। तो मैं अब्दुल्ला साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप पीटीआई पे तो आप कहते हैं कि जी पीटीआई एहतिसाब नहीं चाहती, लेकिन पीटीआई एहतिसाब का नारा तो लगा रहे हैं। आप मेहरबानी करें उसके साथ दें ना। आप आ जाए, आप बता दें कहाँ पे हम एहतिसाब में आड़े आए हुए हैं। हमने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब का एहतिसाब करें तो हमने साथ ये भी कहा है कि इमरान खान को भी साथ ले लें। वो तो इमरान खान ने खुद अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन फिर भी आप कह रहे नहीं इमरान खान एहतिसाब नहीं चाहता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, पता नहीं। ठीक है, ये दावा चूंकि अब्दुल्ला साहब ने किया था। अब्दुल्ला साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? यार, शौकत यूसुफ साहब मेरे ख्याल में पता नहीं कब से सियासत में समझ नहीं आ रहा है। मुझे हैरानगी हुई। बहुत होशियार इंसान है और पीटीआई की बुनियाद रखने में ये सफ़ अव्वल का बंदा है शौकत यूसुफ साहब, खैबर पख्तूनख्वा में, और वर्कर आदमी है। परवेज़ खटक जैसा नहीं है कि 3-4 पार्टियाँ तब्दील करके अभी वज़ीर आला बन गया है। इसलिए मैं बहुत एहतराम करता हूँ शौकत साहब की। मैं ये कहता हूँ कि खैबर बैंक ने एक इश्तिहार दिया कि फ़लान वज़ीर करप्शन कर रहा है। क्या उस वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई? अगर आपने कमीशन तश्कील दी है, वो भी उसी वज़ीर की सरबराही में जिसको आपने करप्शन की बुनियाद पर कैबिनेट से निकाला, कौमी वतन पार्टी की। जनरल हामिद एहतिसाब कमीशन का चेयरमैन था, क्या उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? वो खुद कहते हैं कि 117 या 115 केसेज है मेगा करप्शन की, उसमें तकरीबन 97 केसेस पीटीआई के खिलाफ है, उनकी वज़रा और इनके एमपीएस की। मैं नहीं कहता हूँ इनके एमएनएस, इनके एमपीएस कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला और हमारे कैबिनेट करप्शन में मुलव्वस है।
दूसरी बात यह कि शौकत यूसुफजई को वजारत से क्यों फारिग किया गया? ये ईमानदार था, जिन लोगों की वजह से फारिग किया गया था वो इनकी वजारत में अपने मफादात हासिल करना चाहते थे, जो इनको पसंद नहीं था वो इस बेचारे को फारिग किया गया। अच्छा, अब ये दो इल्जाम आपने लगाए हैं। फाइबर बैंक की बात एक हद तक दुरुस्त है। शौकत साहब, जावेद साहब मुझे इजाजत दीजिए, कम से कम इनको रिस्पॉन्ड करने की तो इजाजत होनी चाहिए। शौकत साहब आप पहली बात यह है कि परवेज खटक साहब के बारे में इन्होंने कहा, परवेज खटक 32 साल उन्होंने सियासत की है, कोई करप्शन का एक केस उनके खिलाफ बता दिया जाए कि जी फलां जगह इस तरह है। दूसरा इन्होंने कहा खैबर बैंक, देखो खैबर बैंक में कभी भी वजीर पे इल्जाम नहीं लगाया, ये जरा क्लियर हो जाए, इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा कि खैबर बैंक के जो फंक्शंस होते थे उसमें मिनिस्टर साहब आके इफ्तिताह करते थे तो फंक्शन होता था और ये उसमें जलसा हो जाता था। तो देखिए ये तो मेरे ख्याल से आप जो भी वजीर अपने महकमे का कहीं भी इफ्तिताह के लिए जाता है तो उसके लिए प्रोग्राम होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि एक वजीर ने वो एक एमडी ने कह दिया कि जी ये मेरे पे जलसे कराता था, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे ख्याल से। और ये कोई करप्शन में नहीं आता है कि जी करप्शन, ये बैंक की पब्लिसिटी भी होती है और कहीं पे भी उसका फंक्शन होता है तो बैंक के हवाले से वहाँ बात होती है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों ने ये करप्शन का अगर इल्जाम होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि कोई 2 मिनट हम जाया ना करते। और फिर ये भी आप देखें कि वो जमात इस्लामी का है, शायद जमात इस्लामी भी उसको बर्दाश्त ना करती। ठीक है, अब मुझे इस पे एक अलग वैसे प्रोग्राम होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे हकायक हैं, वो इस वक्त सामने नहीं ला सकते क्योंकि हमारा मौजू आज कुछ और है। जावेद अब्बासी साहब ये बताइए कि अखबारों के अंदर रिपोर्ट्स आती रही और बल्कि हमारे भी जराए हमें बताते रहे कि पसे पर्दा आप लोगों के रवाबित रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत आगे बढ़े। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बयान भी दिया, जरदारी साहब जब वापस आए उनका खैर मकदम किया, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अंदर आ गई है और बाहर एहतजाज की कॉल भी देती है, तो आपने भी तो कुछ राब्ते करने शुरू किए हैं सिंध नेशनलिस्ट पार्टी से, तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो राब्ते करके? देखें, एक बात तो सब लोगों को मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो मुल्क जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वहाँ अपोजिशन जरूर होती है, लेकिन अपोजिशन का ये मतलब मत लिया जाए कि वो रोज हुकूमत को खात्मा करने के लिए निकले। अपोजिशन इसलिए नहीं होती वो एहतसाब करने की बात कर रहे हैं ना जावेद साहब, वो एहतसाब करने की बात कर रहे हैं। 4 मुतालबात उन्होंने आपके सामने रखे हैं। बार बार मैं यही सवाल करती हूँ कि उसके अंदर आप लचक कहाँ दिखाएंगे? कहीं ना कहीं तो लचक दिखाने पड़ेगी। एक दफा जवाब सुन ले जी। अपोजिशन का काम होता है डिमांड करना, अपोजिशन डिमांड करती है, उसका हक है, ये उसका जमहूरी हक है, वो बातें करे। हुकूमत का हक है कि वो उनके साथ बैठती है, कुछ चीजें मानती है, कुछ चीजों पे आगे जाती है, कुछ चीजें डिले होती हैं, लेकिन वो मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। नहीं, अब ये कोई नहीं पाबंदी लगा सकता कि अपोजिशन डिमांड क्यों करती है। नहीं, मगर जावेद साहब आपने हुकूमत हर बात उनकी मान ले, जो जायज बातें होती है वो मानी जाती है। नहीं, मगर आपके कुछ गुजरा ने इशारा तो दिया है और लचक का मुजाहरा तो किया है ना जावेद साहब। तलाल चौधरी साहब का आज सुबह का भी स्टेटमेंट था कि ठीक है हम बातचीत कर सकते हैं इन मौजू पे, आप पार्लियामेंट के अंदर आए, हम इन मौजूआत पे बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन है कि जो ये पनामा से तूफान उठा उसको थमने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। जी जी बात कर सकते नहीं है, हम इनके साथ मुसलसल बात करते हैं, ये इनके साथ हमारे राब्ते हैं, लीडर अपोजिशन के साथ हमारे राब्ते हैं, सेनेट में हमारे राब्ते हैं, नेशनल असेंबली में हमारे राब्ते हैं। ये एक सियासी जमात है, इनके साथ हम बैठकर हर तरह की बात करते हैं। ये हाउस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं, वहां हमारी इनसे बात होती है। तो ये हर लेवल पे हमारे इनके साथ जो राब्ते हैं वो मजबूत राब्ते हैं। हम जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए बातें करते हैं, हम हुकूमत की और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी करें, पाकिस्तान में खुशहाली आए, एनर्जी का मामला खत्म हो, सीपैक के जो प्रोजेक्ट है इस मुल्क में लगे, इस मुल्क के अंदर से बेरोजगारी का खात्मा हो, इस मुल्क के अंदर से नौजवान लोगों को नौकरियां दे सकें। ये तो हमारी ख्वाहिश है, दुनिया के इन्वेस्टर आकर इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। और फिर आप देखें कि सारे सूबा में, हमें पंजाब में और मरकज में हमारी हुकूमत है, यहाँ यूसुफजई साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, और फिर हमारी और कुछ जमातों की मिलकर बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है। सारे लोग किसी न किसी तरह हुकूमत का इस वक्त हिस्सा हैं। ये अपनी अपनी कारकर्दगी अपने अपने सूबा में दिखाएंगे, अपने अपने सूबा के लोगों को खुश रखेंगे।
और फिर उस कारकर्दगी को लेकर इलेक्शन में जाएंगे तो जावेद अब्बासी साहब, ठीक है, आपने कहा कि सभी, जावेद अब्बासी साहब आपने कहा कि सभी हुकूमत के अंदर हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सख्त शिकायत की है आपके लीडर से, और वो क्या क्या कहते रहे हैं और क्या आज उन्होंने कहा है और किस तरह चौधरी निसार साहब को तंकीद का निशाना बनाया है और आपके वजीर आजम को तंकीद का निशाना बनाया है, ये हम दिखाएंगे आपको एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सदर जरदारी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब को तंकीद का निशाना बनाया। क्या कहा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट आ गया है, वही बातें साबित हो गई हैं जो मैं कहता था। वजीर दाखिला मुस्तफी होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। वजीर दाखिला कलदम तंजीमों और उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं। मुझे अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। क्या वही होता है जो हमारे वजीर आजम के साथ हुआ था। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। रशीद साहब, आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अदलिया को भी तंकीद का निशाना बनाया। अदलिया ने बड़ी जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए, जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए। अदलिया इन बयानात को कैसे देखेगी? मैं समझता हूँ कि अदलिया को इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, इसलिए कि देखें अभी 7-8 दिन पहले की बात है कि नवाज शरीफ कह रहा हूं, परवेज मुशर्रफ साहब ने इतना स्ट्रांग बयान दिया था और उस पे भी साख पर असर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की। आज भी ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना होगा, वरना तो हर शख्स आएगा और कह के निकल जाएगा आगे। और कोई अगर रेस्पेक्ट नहीं है कोर्ट्स की, अदलिया की रेस्पेक्ट नहीं है, तो कौन जाएगा इंसाफ लेने उस इदारे के पास। मगर रिजवी साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तो सो मोटो ले सकता है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त एक्शन लेना चाहिए और सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर? मैं समझता हूँ बिल्कुल वो ले सकते हैं, कंटेम्प्ट भी सो मोटो में आता है, वो ले सकते हैं इस पर। बिल्कुल कोई बार नहीं है जुरिस्डिक्शन का, ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि फिर उनकी अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी आती है माफ कर दें या आगे बढ़े, क्वेश्चन को आगे लेके चले, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब्बासी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखें, ये इल्जाम तो चौधरी निसार साहब के ऊपर भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने भी की है। जब जस्टिस फाइज ईसा जो बलोचिस्तान की रिपोर्ट थी उसके ऊपर उन्होंने तंकीद किया, तो आप इसका मतलब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर भी चला जाता है तो फिर तो एक मसला हो जाएगा ना बहुत बड़ा वजीर दाखिला के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने बातें की हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट के ऊपर ये अपनी एक राय दी है। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर होता कि अगर इस रिपोर्ट को निकालने से पहले हमें भी बुलाया जाता, हमें भी सुना जाता। देखिए, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आ गई थी या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था, ये बल्कि एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को डिस्कस किया जा सकता है। कहीं भी ये कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता, किसी जाविये से ये कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता। मैं तो हैरान हूं कि आज पीपल पार्टी के बड़े सीनियर वकीलों ने आज बात की है कि हम जाएंगे, वो जरूर अदालत में जाएंगे, उनका हक है। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने एक अपनी राय दी है। ये रिपोर्ट कल अगर आएगी तो ये असेंबलीज में डिस्कस होगी, ये आपके टॉक शोज में डिस्कस होगी। इससे ज्यादा बातें रोज हम टॉक शो में बैठ करते हैं तो ये हमारे पर कंटेम्प्ट होगा। अब्बासी साहब, आपसे एक और सवाल करना है, चूंकि आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, तो आपने जब एहतसाब की बात शुरू की और बाकी जमातों ने एहतसाब की बात की, तो कुछ ऐसे सेक्रेट काउज हैं जिनके ऊपर एहतसाब की बात नहीं होती। आपने आर्टिकल 6 के तहत कहा कि हम मुशर्रफ साहब को लेके आएंगे, उनको ट्राई करेंगे,
मगर इस वक्त बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस के अंदर वो मरकजी मुलजिम भी हैं, तो उनका केस अभी इख्तिताम पे इसलिए नहीं आ सका, इसलिए चूंकि मुशर्रफ साहब के बयानात नहीं है उसके अंदर और वो पेश नहीं हुए कोर्ट के सामने। रेड वारंट जो है वो हुकूमत जारी कर सकती है। क्या आपने कोई सोच विचार की है कि आप रेड वारंट जारी करेंगे इस हवाले से? देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का केस जो है वो पिंडी की एक अदालत में चल रहा है, उसमें शायद 2 या 3 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हैं। मुझे अब इसका अंदाजा नहीं है कि उसकी अदालत ने परवेज मुशर्रफ साहब के क्या वारंट निकाले हैं, वो अब हुकूमत का काम नहीं होगा। जो अदालत हुक्म करेगी हम इंशाल्लाह उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। हम समझते थे और हम अब भी समझते हैं, और जब से हमारी हुकूमत आई हमने बड़ी कोशिश की है कि बहुत बड़ी लीडर थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां थी, उन्होंने जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए बड़ा काम किया है। उनके कातले लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि जिन लोगों को वो कातिल समझती थी, उन्होंने कहा था जब उनकी असैसिनेशन हुई है, उनकी